दोस्तों नमस्कार। कैसा रहा आज का दिन? जनचौक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आगे बढ़ूं उससे पहले मेहमानों से परिचय हो जाए और फिर मुद्दे पर आते हैं। रविंदर गोयल जी हैं, प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। नीचे विकास नारायण राय जी हैं, पूर्व आईपीएस हैं और पहली बार जनचौक के मंच पर आए हैं। स्वागत है वीएन राय जी। और के राय जी हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं और इस समय जो चर्चित मामला चल रहा है इलाहाबाद का, जावेद मोहम्मद का, उनके लॉयर हैं और आज दिन भर जो है उन्हीं गतिविधियों में थे। और आज हम लोगों ने मुद्दा भी जो है इलाहाबाद की उस घटना को ही रखा है जो पूरे देश को संवेदित कर दिया है। यूपी तो लग रहा था या पूरा देश कहिए कि माना जाता है कि संविधान से चलता है, संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए, लेकिन लगता है यूपी को बाबा ने ठान लिया है कि उसको बुलडोजर से ही वो चलाएंगे। और तो कहा तो यहां तक जा रहा है बुलडोजर रिपब्लिक की अब बात आ रही है। तो जो बुलडोजर रिपब्लिक है यूपी का, वो इस समय रौंद रहा है यूपी को। और बाबा को लग रहा है कि वो जो है कोई देश का सबसे बड़ा सूबा नहीं चला रहे हैं, बल्कि गोरखपुर का मठ चला रहे हैं। और जैसे ही आदेश देंगे वही कानून होगा, वही न्याय होगा, वही सत्य होगा और उसी के अनुसार जो है पूरा सूबा चलेगा। और कल उसी का नतीजा था कि जिस तरह से जावेद मोहम्मद के घर को ढहाया गया बुलडोजर से, उसमें ना तो कोई जो है तथ्यात्मक या अवैध कोई निर्माण था, ना कोई कानूनी नोटिस थी। जो अभी तक बिल है या तमाम दूसरी जो चीजें हैं म्यूनिसिपल कहिए तो जो वहां की नगर पालिका, उसमें परिवार वो जमा करता रहा है। बैक डेस्क से एक नोटिस चिपकाई जाती है और बुलडोजर के जरिए पूरे मकान को ढा दिया जाता है। और ये सब कुछ हो रहा है उस इलाहाबाद में जहां की इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थित है, जो पूरे सूबे को न्याय देता है। उसकी नाक के नीचे एक मकान इस तरह से अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ढा दिया जाता है। लिहाजा पूरा इलाहाबाद इस समय जो है कि ये तो खौफ में है, लेकिन उतना ही आक्रोश में भी है। इस मसले को क्या हो रहा है इलाहाबाद में, ये मामला कहां पहुंचा है, हाईकोर्ट में अगर बात गई है तो कहां तक पहुंची है, उस सारी चीजों को जानने के लिए इस समय मेरे पास के राय जी मौजूद हैं, जावेद मोहम्मद के लॉयर हैं। और इन्हीं से सबसे पहले शुरुआत करेंगे। बताइए आज क्या हुआ दिन भर, कल से आप लोग लगे हुए हैं। अनम्यूट कर लीजिए, पहले अनम्यूट कर लीजिए। आप सभी को नमस्कार। आज हमारा लेटर पिटीशन ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने प्रस्तुत हुआ था। 4 बजे के करीब ज्वाइंट रजिस्ट्रार लिस्टिंग ने हम लोगों को मिलने के लिए कहा था और वहां पर उन्होंने कहा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस का यह विचार है कि लेटर पिटीशन को रेगुलर रिट की तरह फाइल किया जाए। ये हम लोगों के लिए बेहतर इसलिए लग रहा है क्योंकि जब लेटर पिटीशन कर रहे थे तो हमारा जोर ये था कि किसी तरह की डिमोलिशन की कार्रवाई ना हो। अब चूंकि वो घर इतिहास बन चुका है और वहां पे खंडहर और मलबे हैं, तो वो अर्जेंसी खत्म हो गई। तो हमारे लिए रेगुलर पिटीशन करने में इस प्रेयर को शामिल करने का समय मिल गया कि जावेद मोहम्मद के परिवार को जब तक यह घर बन नहीं जाता सरकारी उपायों से, तब तक सरकारी आवास में रहने का अधिकार मिलना चाहिए। दुर्भाग्य इस बात का है, यहाँ पे विकास सर हैं, इन्होंने पुलिस अधिकारी के रूप में और समाज सेवक के रूप में एक लंबा जीवन जिया है। ये पहली बार मैं ये देख रहा हूँ इस तरह से। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेसिक सिद्धांत ये है कि यह इंडिविजुअल लायबिलिटी है। जो क्राइम कमिट करता है उसके खिलाफ ट्रायल होता है, उसको सजा होती है, वो बरी होता है। और क्रिमिनल कोई क्राइम कमिट करे उसके लिए उसका घर गिराया जाए, या किसी कानून या संविधान नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में ये नई राजनीति है जिसको या तो पुलिस के खाकी वर्दी या भगवा गुंडे चला रहे हैं कि वो बुलडोजर के जरिए किसी को
आवाज नहीं आ रही है। कमल भाई आवाज नहीं आ रही है, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जावेद मोहम्मद का वो घर ही नहीं है, वो फातिमा का घर है जो जिसको उनके पिता ने मालिक है, एक्सक्लूसिव ओनर है नहीं, और बिकनी जर खरीद गुलाम है जिसको हम नोटिस दे रहे हैं वो घर है कि नहीं। सवेरे और जावेद मोहम्मद के घर के डिमोलिशन जैसे जुमे की नमाज के बाद अटाला चौराहा और मुस्तफा कॉम्प्लेक्स के सामने कुछ गुमराह लोगों ने पथराव किया था और पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि इसका मास्टरमाइंड जो है वो जावेद मोहम्मद है, और मीडिया के जरिए एक खबर भेजी गई कि जावेद मोहम्मद का घर डिमोलिश किया जाएगा। और नोटिस जो ये उन्होंने किया है, नोटिस में बार बार कहा है कि इनको हमने 12 मई को ये नोटिस देकर जावेद मोहम्मद को ये कहा था कि आपका घर सैंक्शन मैप पे नहीं है और आप ये कारण बताइए कि आपने क्यों अवैध निर्माण कराया है। घर डिसीजन आपने डिमोलिश कर लिया 10 जून को, और आप एक ऐसी नोटिस 11 जून की रात में उनके दरवाजे पर चस्पा कर रहे हैं जिसमें 10 मई के आदेश का है। ये साफ साफ लिखा गया कि ये मैन्युफैक्चर्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें करप्ट ऑफिसर बीडीए के शामिल हैं और ये पूरे जो सरकार का ताना बाना है उसका हिस्सा बन के। और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि जावेद मोहम्मद के नाम पे हमने नोटिस दिया और जावेद मोहम्मद का वो प्रॉपर्टी भी नहीं है। तीसरी चीज, हमारा जो उत्तर प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एक्ट है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, उसने कभी नहीं कहा कि प्रथम वेता पर किसी अवैध निर्माण को हम करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी जमीन पर मकान बनाते हैं, मैप सैंक्शन नहीं, तो आप कंपाउंडिंग करा सकते हैं, आप हर्जाना देंगे, आप जुर्माना देंगे, आप कंपाउंडिंग चार्जेस देंगे, रेगुलराइज होगा। कितनी सरकारों ने बड़ी बड़ी अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज कर दिया। हमारे माननीय जी ने 2020 में उनका एक शासनादेश है कि उत्तर प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज किया जा रहा है। उसी तरह से यह भी कॉलोनी है, इसमें भी 200 मकान तमाम भ्रष्ट अधिकारियों को पैसा दे देकर बनाया गया है। आप उसको डिमोलिश करते हैं, जो गवर्नमेंट लैंड पे जो लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जो नालियों के ऊपर कमरा बना लेते हैं, जो पब्लिक यूटिलिटी लैंड के ऊपर कुछ बना लेते हैं, जिनकी छत की दीवार या उनका छज्जा जो है सड़क पे निकल आता है, वो कंपाउंडेबल नहीं होता है। उसको आप डिमोलिश करें या उसको मकान मालिक को कहने की डिमोलिश करें। लेकिन जो अपनी जमीन पर उसने बनाया, और उसमें भी 1 महीने अपील की छूट है। अगर आपने 10 जून को डिमोलिशन का ऑर्डर किया तो आपको 1 महीना वेट करना चाहिए था ताकि वो अपील की प्रक्रिया को पूरा कर सके। आखिर विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों को इतनी जल्दी क्या थी कि दूसरे का मकान दूसरे के नाम पर गिरा दिया। और उससे भी शर्मनाक हालत कि अब आप शाम को ले जा रहे हो जावेद मोहम्मद को, 9 बजे रात को उनकी बीवी और उनकी जो 12 बजे रात को अनब्याही लड़की को जो ग्रेजुएशन कर रही है, आप घसीटते हुए ले जा रहे हो उसको, महिला थाना सिविल लाइंस में फर्श पे पिटा दे रहे हो। 3 दिन तक वो थाने में रही, न उसके खिलाफ कोई वारंट है, न उसके खिलाफ कोई FIR है, और वहां पर पुरुष भी जाकर बदतमीजी वाली बात कर, अभद्र असंसदीय शब्दों का, वहां कैमरा लगा है, ये सारी चीजें गवाही के पार्ट। तो इस तरह का इलीगल डिटेंशन के साहस जो उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे कर रही है। हम समझते थे कि यहाँ बड़े सीजन्ड ऑफिसर हैं, बड़ी तारीफ सुनते थे, लेकिन कैसे वो सत्ता नियंत्रित उनका दिमाग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खामोशी, राजनीतिक दलों की खामोशी, जनता उस पर खामोशी, न्यायपालिका की खामोशी, इतनी बड़ी घटना हुई है। और हमारे समाज बिल्कुल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसके खिलाफ कोई आंदोलन का कार्यक्रम नहीं किया, कोई प्रतीकात्मक विरोध नहीं किया। नागरिक समाज की प्रतिक्रिया एक बौद्धिक स्तर की थी। ये जरूर है कि उस मोहल्ले की औरतें सैकड़ों की संख्या में वहां खड़ी रहीं, और जब अपने को बहुत बेबस पाई तभी वहां से हटी। उनको हम सलाम कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इन्हीं के जरिए सत्ता में आते हैं और इन्हीं का नाम लेकर वोट मांगते हैं, वो लोग इस पूरे समाज के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। कमल भाई, आज आप जो याचिका दायर की है उसमें ठोस रूप से क्या क्या मांगे हैं और अपना पक्ष किस तरह से पेश किए हैं, संक्षेप में उसको करिएगा, फिर आगे बढ़ाते हैं।
वो अर्जेंट रीड पिटीशन थी, लेटर पिटीशन थी, और उसमें उस दौर में दाखिल की थी ईमेल के थ्रू, जब ये था कि साहब ये डिमोलिशन कर देंगे 11 बजे, फेंकना मत। तो तब हम लोगों ने कहा था कि इमीडिएट हमने एक ईमेल करें और कहते साहब डिमोलिशन को रोका जाए, बिकॉज द प्रॉपर्टी डज नॉट बिलोंग टू जावेद मोहम्मद। इसी बीच उन्होंने 11 बजते बजते पूरा दो बुलडोजर ले गए, उनको जमनदोज कर दिया। हमारी ईमेल गई सैटरडे, सेकंड सैटरडे संडे, आज हमारी ईमेल प्लेस हुई चीफ जस्टिस के सामने। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बेहतर है कि इसको रेगुलर पिटीशन बना के दीजिए। तो अब हम लोगों को भी मौका मिल गया कि थोड़ा सा और तथ्य को विस्तृत करके, व्यापक करके, और बहुत सारी और नजीरें सामने लाकर इसको प्रस्तुत कल ही करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने। तो ये जुडिशियल लड़ाई है। इसमें देखिए जहांगीरपुरी का डिमोलिशन सुप्रीम कोर्ट ने रुका, हमारे यहाँ भी हमारे एक ऑनरेबल जज उन्होंने भी कुछ डिमोलिशन को इस तरह से रोका। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जिलों में पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट के रूप में अधिकारियों ने जिस तरह जजों की तरह व्यवहार किया, उस पूरे एक्ट को ही कैंसिल कर दिया कि कोई आदमी क्रिमिनल एक्ट कर रहा है और उसके खिलाफ एफआईआर हो रहा है, उस एफआईआर में भी कोई फैसला नहीं हुआ, ट्रायल हुआ नहीं, तब तक आप उसे जुर्माना कैसे लगा सकते? कब कैसे आप ये साबित किए कि वही व्यक्ति इस सारे तोड़फोड़, हिंसा और सार्वजनिक सरकारी संपत्ति को जलाने का दोषी है? तो एक तरह से इन्होंने एक नया, इनके साथ दिक्कत क्या है, ये संविधान को बुलडोजर समझ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने संविधान बनाने में इनकी कोई भूमिका नहीं थी। ये उस विचारधारा के लोग हैं जो संविधान सभा के विरोधी थे, जो संविधान के विरोधी थे, जो तिरंगे के विरोधी थे, जो विचार नवनीत को अपनी गीता समझते थे। तो इन्होंने इस देश की आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, ये संविधान निर्माण के दौर में भाग नहीं लिया। तो संविधान के प्रति इनके अंदर कोई आंतरिक श्रद्धा नहीं है और ये डेमोक्रेटिक नहीं है। ये लोग निरंकुश लोग हैं। इनका जो आदर्श है वो आदर्श है। आगे आते हैं और आपसे बात, जी आगे आते हैं और आपसे बात करेंगे। विकास नारायण जी, मैं आपके पास आऊंगा, और आईपीएस आप रहे हैं, पुलिस महकमे में रहे हैं, इस तरह के तमाम मामले आपके दौर में भी आए होंगे। कल आपने जो इलाहाबाद में देखा, जो कुछ हुआ, जिस तरह से गिराई गई वो जो है बिल्डिंग, वो कितना जायज है, कितना कानूनी है, और क्या गलतियां की है प्रशासन ने, उसको अगर आप रखेंगे तो जो दर्शक हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। आप बताइए। क्योंकि राय साहब ने बड़ा अच्छा फैक्चुअली भी और लीगली दोनों हिसाब किताब से सारे मामले को सामने रखा है, और ये एक ऐसा मसला है जिसमें कोई वाइकेरियस लायबिलिटी जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है, डायरेक्ट लायबिलिटी ही होती है। जो आपने जुर्म किया उसकी सजा आप भुगतिए, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे तो उसकी सजा नहीं भुगतेंगे, उनकी प्रॉपर्टी तो उस सजा के लिए अकाउंटेबल नहीं होगी। और ये तो एक ऐसा मामला जिसमें कोई सजा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जो फैक्ट्स बताए गए उसके हिसाब से तो कोई मोइन भाई फोन लगा रहे तो आवाज नहीं जो है वो गलत नजर आ ही रहा है, और उसको बड़ा अच्छी तरीके से एडवोकेट के राय साहब ने अच्छी तरीके से बयान भी किया है। समझने की बात क्या है, ऐसा होता क्यों? तो इस बात को नहीं मानता, और जो मेरी तमाम नौकरी रही है पुलिस की, ये साफ नजर आता है कि देश कोई कॉन्स्टिट्यूशन से, ये तो बहुत बड़ा टॉल क्लेम है कि देश को कॉन्स्टिट्यूशनली चलाया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनली तो देश को कभी नहीं चलाया जा रहा है, वो चला तो मतलब लोग जो है, बहुत बड़ा गैप है। देखिए दो शब्द हैं, एक तो लॉ एंड ऑर्डर है और एक है रूल ऑफ लॉ। तो लॉ एंड ऑर्डर और रूल ऑफ लॉ में गैप तो हर रेजिम में आपको नजर आएगा, लेकिन ये जो रेजिम है इसने पूरी तरह डीलिंग कर दिया, इसने लॉ एंड ऑर्डर को रूल ऑफ लॉ से पूरी तरह डीलिंग कर दिया, कोई लेना देना ही नहीं है इसका। और अब इसमें जो बात गड़बड़ हुई वो ये हुई कि जो शुरू में ही इन पे अंकुश लगना चाहिए था, और हायर जुडिशरी ये अंकुश लगा सकती थी जहाँ की गवर्नमेंट स्वयं ही इन्वॉल्व हो। अभी मैं कई विद्वानों को सुन रहा था जो ये कहते हैं कि साहब ये लोअर लेवल पे ऐसे हो जाता है। अरे लोअर लेवल पे ऐसे नहीं होता, हमने सबने देखा कि कैसे जो है मुख्यमंत्री जी स्वयं जो गृह मंत्री हैं वो मीटिंग करते हैं, सीनियर ऑफिसर्स आके कहते हैं कि साहब जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है उनके साथ हम ऐसा सलूक करेंगे, अब ऐसा सलूक करेंगे, ये सारी बातें कही जा रही हैं, और उसके बाद ये सलूक जो है फॉलो हो रहा है।
तो ये कहना कि लोअर लेवल पे ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। लोअर लेवल पे ऐसा संभव ही नहीं है कि आप जो है बुलडोजर ऑर्गेनाइज कर दीजिए और ला करके जो है तोड़ फोड़ कर दीजिए। ये जब तक हायर लेवल पे इसको क्लियरेंस नहीं मिली होगी, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। और हायर लेवल से कोई डिनायल तो आया भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही आप लॉ एंड ऑर्डर को रूल ऑफ लॉ से डीलिंग कर देंगे तो ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं। ये क्यों कर पा रहे हैं उसको भी हमें देखना चाहिए, हमें थोड़ा सा अंदर जाना चाहिए। जुडिशरी का जो लेट एक्शन है या इनएक्शन है वो तो एक इसकी वजह है ही है, लेकिन आप पाएंगे कि काफी बड़ी संख्या में लोग इसका स्वागत भी करते हैं। इस तरह की कार्रवाई का एक ड्रामा बनाया जाता है, एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, एक पूरा का पूरा जो है कंटेक्स्ट बना करके, और फिर लोग उसका स्वागत भी करने निकल आते हैं। क्यों निकल आते हैं? वो इसलिए निकल आते हैं क्योंकि हम ये पाते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है वो या तो बहुत ही स्लो है, या वो बहुत ही इनएडिक्वेट है, या वो इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है कि जब लॉ एंड ऑर्डर को आप अप्लाई करते हैं तो वो उनके पक्ष में नहीं जाता, विक्टिम के पक्ष में, ये उनके अफेंडर्स को मजबूत करता रहता है। तो नहीं, ये इसमें जो इसमें विकास सर इसमें मुझे आपसे पूछना है कि जो अफसर शामिल थे, चाहे पुलिस के हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी के दूसरे हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, या जो मजिस्ट्रेट से लेके डीएम तक की बात है, ये जो जिस तरह से पूरी प्रक्रिया का बगैर पालन किए अवैध तरीके से डिमोलिशन कर रहे हैं, क्या वो कानून उनके खिलाफ कोई जो है बात बनती है? वो कहीं कटघरे में खड़े होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? किस रूप में जो है ये मामला देखा जाए? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अभी के राय साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, और उनकी पिटीशन भी मेरा ख्याल है, मैं अखबारों में भी पढ़ रहा था, जहाँ उनकी डिमांड भी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई तो लेकिन होगी तभी जब हायर जुडिशरी इसको इंटरवीन करेगी, अन्यथा ये नहीं होगी। ये कोई डीएम एसपी के लेवल पर डिसीजन नहीं हुआ है, ये कोई रेंज या कमिश्नरेट लेवल पर डिसीजन नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट लेवल पर डिसीजन हुआ है, ये साफ नजर आ रहा है। और अगर कार्रवाई इसकी हो जाए, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आप केस लीजिए डॉक्टर कफील का, जिनको कि एनएसए में बंद किया गया था, एक बिल्कुल इलीगल ऑर्डर इशू किया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलीगढ़ में। अगर हाई कोर्ट ने जब उसको या सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको सेट असाइड किया था, उसके साथ ही साथ वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी जेल भेज देते साथ ही साथ, अगर उसी समय कर दिया होता तो इन पे काफी अंकुश लगता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो सवाल ये है कि ये कार्रवाई होगी तो जरूर, लेकिन ये कार्रवाई कितनी होगी और कितनी इफेक्टिव होगी ये एक अलग चीज है। और कुछ लीपापोती करके आप फिर जो है इसी चीज को दोबारा भुगतने के लिए जनता जो है और पब्लिक जो है और लिटिगेंट जो है वो और विक्टिम जो है वो बर्दाश्त करता रहे, ये होगा। अब इसी में एक तीसरा एक बात के लिए खत्म करूंगा कि जी, ये चीज जो है एक्सेप्ट हो रही है समाज के बड़े तबके में। आप देखिए कानून व्यवस्था और रूल ऑफ लॉ, लॉ एंड ऑर्डर और रूल ऑफ लॉ के बीच जो गैप है, ये योगी आदित्यनाथ ने इसको बड़ी अच्छी तरीके से बनाया अपने पूर्ववर्ती के गैप का। अगर आप अखिलेश यादव के जमाने की लॉ एंड ऑर्डर की कल्पना कीजिए तो वहां पे मुकदमे दर्ज नहीं होते थे गुंडों के, बदमाशों के, करप्ट पॉलिटिशियंस के, और जो उनके वरद हस्त के लोग थे उनके मुकदमे नहीं दर्ज होते थे, और एक पर्टिकुलर तबके को काफी छूट दी जाती थी। उसी को इन्होंने बनाया कि भाई हम इसको कर सकते हैं, और उस साइकोलॉजी को इन्होंने ये आगे बढ़ाए और बढ़ा करके बुलडोजर साइकोलॉजी तक उसको ले आए। लेकिन जो बेसिक चीज जो है हायर जुडिशरी को यहाँ पे समझनी चाहिए कि ये गैप को भरना पड़ेगा। रूल ऑफ लॉ एंड लॉ एंड ऑर्डर के बीच में ये गैप नहीं चलेगा जब तक आप इस गैप को नहीं भरेंगे पॉलिसी लेवल पे, और जब तक पॉलिसी लेवल पे जिम्मेदार नहीं बनाएंगे ये चीजें रिपीट होती रहेंगी। जी जी। रविंदर जी, प्रोफेसर रविंदर जी, विकास नारायण जी कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ और लॉ एंड ऑर्डर के बीच एक गैप हुआ और जिसके चलते चीजें जो है उस दिशा में जा रही हैं। एक ऐसे मौके पर जब संविधान को जो है नकार दिया जा रहा हो, जुडिशरी में भी कहा जा रहा है कि वहां जाने पर तमाम तरह के किंतु परंतु हैं, किस बेंच को जाएगा, कौन जज देख रहा है केस, और क्या क्या चीजें जो है देखी जा रही हैं। तब ऐसे में सारी चीजें जो गैप का मसला है लॉ एंड ऑर्डर और रूल ऑफ लॉ के बीच संविधान की बात है, ये कितना जो मायने रखती है? देखिए, मैं जो विकास भाई ने बात कही या के राय साहब ने बात कही वो कानूनी बात बिल्कुल सही है, इस पर मैं ज्यादा कह भी नहीं सकता, मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन मैं 3 चीजों की ओर इशारा डालना चाहता हूँ जो इस मामले में बहुत स्पष्ट है। मुझे याद आता है इमरजेंसी में तुर्कमान गेट का एक कांड हुआ था, जहां पर ऐसा ही बुलडोजर से मुसलमानों को निशाना बनाया गया था, लेकिन वो
संजय गांधी ने जब वो निशाना बनाया था तो वो इमरजेंसी के दिन थे और उस समय कोई बोलने की आजादी नहीं थी। लेकिन आज ये स्थिति है कि पूरा का पूरा विपक्ष खामोश है। सिर्फ जो है आयशा ने दिल्ली में एक जुलूस निकाला है जितनी मुझे जानकारी मिली है, बाकी चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य लोग हो, के राय साहब ने ठीक सवाल उठाया कि आखिर ये बोल क्यों नहीं रहे हैं, इनको मुंह में दही क्यों जमा हुआ है। पहला सवाल तो ये सोचने का। और दूसरी बात जो समझने की है कि जो निजाम कायम किया जा रहा है वो निजाम कायम किया जा रहा है कि यहाँ पर मुसलमानों को निशाने पर बनाया जा रहा है। पहले था नक्सलों को निशाने पर लिया गया, लेकिन आज जब मुसलमानों को निशाने पर लिया गया तो हमको एक बात सोचने की पड़ेगी और बहुत साफ होना पड़ेगा कि हमको इसके खिलाफ मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, मामला है ये देश कानून से चलेगा या नहीं चलेगा। कई मूर्ख हिंदू जो है वो इसको हिंदू मुसलमान का मामला समझ करके कह रहे हैं कि चलो अच्छा ही हुआ, मुसलमानों को पीटा जा रहा है। जहां एक हद तक ये बात सही है जो विकास ने बात बताई कि अखिलेश के राज्य में एक दूसरी स्थिति थी। ये जो त्रिपाठी जी जो है इसी चीज को, ये सॉरी क्या नाम इनका, योगी जी इसी को भुना रहे हैं। लेकिन ये घातक कदम है। हम सब लोगों को मिल करके इसका एकजुट होकर के विरोध करना चाहिए और तभी और केवल वो तथाकथित जो लॉ की जो समस्या है लॉ के हिसाब से चलेगा। क्योंकि देखिए जुडिशरी से बहुत ज्यादा उम्मीद रखने की मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती है। कारण ये है कि बेचारे नौकरी है और वो नौकरी के हिसाब से करते हैं। तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि जन समुदाय आगे आए और खास करके मुझे तो ज्यादा सब पूंजीवादी पार्टियों से ज्यादा शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत तो वामपंथी वर्ग की पार्टियों से है कि वो भी आखिर इस बीच में क्यों है। क्योंकि जैसे उदाहरण आपको बताएं, जहांगीरपुरी में सीपीएम ने और सीपीआई-एमएल ने थोड़ा इंटरवेंशन किया था। तो इंटरवेंशन किया था तो उनका जो है एक हद तक एक चेक लगा था। ऐसा ही चेक तभी और केवल तभी लगेगा जब पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव होगी। बाकी चर्चा तो उस पर आएंगे रविंद्र जी। जगदीप जी, मैं आप पास आ रहा हूं संक्षेप में, फिर मुझे कमल भाई के पास जाना है, कुछ जानकारी भी लेनी है। क्या माना जाए कि संविधान के पीठ पर एक नई परिपाटी विकसित की जा रही है? आज जो है जावेद मोहम्मद हैं और जिस तरह से उनके घर को गिराया गया है, कल किसी आम नागरिक के घर कोई थानेदार बुलडोजर लेकर के जा सकता है और घर को गिरा देगा और पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन ये लोग सोच नहीं पा रहे हैं। क्या माना जाए, इसे दिख ही नहीं रहा है कि इसका भविष्य में क्या नतीजा निकलेगा? इस तरह से देखा जा सकता है इसको। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी महेंद्र जी, ये वो सरकार है जो कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरा इनका मुख्य कहना था कि हर किसी का विकास सबका विश्वास। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये एक बेटी का घर ढहा के किसको बचाएंगे किसको बढ़ाएंगे। अब अगर इस सारी घटना को देखें तो ये सीधे सीधे से संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक मौलिक अधिकार देता है जीवन का, और उस मौलिक अधिकार में और भी कई अधिकार विस्तृत रूप से शामिल हैं, जिनके अंदर सबसे बड़ा एक अधिकार है कि नोबडी कैन बी डिनाइड द इक्वल जस्टिस, है ना। और दूसरा ये है कि राइट टू शेल्टर। अब ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो हमारे संविधान में हर नागरिक के लिए निहित हैं और जिनका ये स्पष्ट उल्लंघन दिखाई दे रहा है। अब इस प्रकार की चीजें अगर होने लगेंगी तो मैं नहीं मानता कि ये कोई प्रशासनिक कार्रवाई, और फिर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अगर इस प्रकार से होता है तो लेजिस्लेचर कहां है और लेजिस्लेटिव एक्शन कहां है? आखिर क्यों नहीं हो रहा? इस प्रकार से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का और लेजिस्लेटिव एक्शन का और लेजिस्लेटिव रेमेडी का, ये एक कॉन्फ्लिक्ट पूरे भारत में देखने को मिल रहा है और पिछले काफी समय से हम देखते चले आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से ये चीजें हो रही हैं और जिस प्रकार से ये चीजें की जा रही हैं, ये सीधे सीधे से एक नीतिगत तरीके से समाज के अंदर
एक भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश है और एक समाज के वर्ग विशेष को केंद्र में रखते हुए उनको दोयम दर्जे का व्यवहार जी जी और दोयम दर्जे जी की स्थिति पर लाने का प्रयास है। और ये इनका अपना एक ध्रुवीकरण का जी अलग जी से एक नीति जो इनकी है, घोषित एजेंडा है, ये उसके ऊपर जी ही काम किया जा रहा है। जी कमल भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है? कमल किसराय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी जो आपने कहा कि इस समय जावेद साहब और उनकी पूरी फैमिली सड़क पर आ गई है और आपने उनके शेल्टर या कहीं जो है ठिकाने की बात की है, ये कहां तक पहुंचा है? दूसरा सवाल इसी के साथ मैं जोड़ दूंगा कि इलाहाबाद जो है बुद्धिजीवियों का शहर है, कितना भी लोग मर गए हों लेकिन फिर भी जिंदा हैं और माना जाता को खड़े होते हैं जब ऐसे मौके आते हैं। तो अभी जो हालात है वहां, पहली बात तो वहां कोई जो है वृंदा करात क्यों नहीं खड़ी हुई, एक बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन चलिए समय बीत गया, अभी जो वहां स्थिति बन रही है, क्या कोई इस तरह का है मामला जिसमें कि लोग खड़े हो, बड़ी गोलबंदी हो, प्रशासन पे दबाव बने और न्यायपालिका भी सोचने के लिए, एक्ट करने के लिए मजबूर हो? ये दो सवाल है पूछा जा रहा है आपसे, पूछ रहे हैं। हाँ देखिए, कुछ सुगबुगाहट तो सामने आने लगी है। जो बेचैनी और व्यथा थी पढ़े लिखे लोगों के बीच, जो सामाजिक हस्तक्षेप में यकीन रखते थे, वो उभर के दिख रही है। अभी कल एक मीटिंग रखी गई है श्री रवि किरण जैन साहब के घर पे, नागरिक समाज की ओर से। उसमें ट्रेड यूनियन से लेकर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेकर और बहुत सारे संगठनों को बुलाया गया है और एक कोशिश करने का प्रयास किया जा रहा है कि एक सामूहिक विरोध का मुजाहरा किया जाए। मुझे इससे बेहतरीन लगा कि जावेद मोहम्मद और उनकी बीवी बच्चों के लिए उस मोहल्ले की औरतों ने बहुत बड़ी ताकत का प्रदर्शन किया। 50 सैकड़ों औरतें उनके घर पे 2 दिन रहीं। लेकिन अगर सियासी पार्टियों ने भी इसमें थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन कर दिया होता और कह दिया होता कि एफआईआर करने और आपराधिक मामलों में किसी के फंसे होने से कानून किसी के घर गिराने का इजाजत नहीं देता, तो शायद जावेद मोहम्मद का घर बच जाता। मैं आपको याद दिलाऊं, वैसे उनकी भाषा शायद लोगों को पसंद नहीं आए। कानपुर में जब घटना हुई तो शहर काजी ने बहुत गुस्से में और बहुत दर्द में, गम और गुस्से में भरपूर होकर उन्होंने कहा कि अगर बुलडोजर कानपुर में चला तो हम लोग कफन बांध के सड़कों पर निकल आएंगे। ये थोड़ी सी ज्यादा उत्तेजना उसमें दिख रही थी, लेकिन वो गुस्सा जाहिर हो रहा था और देखा गया कि जो बुलडोजर की पूरी तैयारी कानपुर में, वो बुलडोजर का चक्का वहीं जाम हो गया और आज तक जाम है। तो अब काजी जो है एक धार्मिक समुदाय के भावनाओं को भी रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से हमारा विधायक हमारे राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे हमारे समाज के वर्गों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक काजी साहब जो एक धार्मिक नेता है, जिनकी मस्जिद और मदरसे और तक उनकी जिनकी पहुंच है, वो अपनी बात कह सकते हैं, वो जनता कम्युनिकेट हो सकती है। तो इतनी बड़ी पार्टियां, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो करोड़ों रुपया अभी चुनाव में बहा के हार जीत चुके हैं, वो क्यों नहीं सामने आए? वो जावेद मोहम्मद के इलाके की औरतें जिस तरह से सड़कों पे आई थी, उनका भरोसा क्यों नहीं बढ़ाया? उसके बाद जब हजारों सैकड़ों और आधुनिक हथियारों से लैस डीएम और एसएसपी साहब खुद वहां खड़े हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बुलडोजर के सामने वो औरतें लेट जाएंगी? 3 बजे रात को जावेद मोहम्मद के घर में जिनकी लड़की जेएनयू की इलेक्टेड काउंसिलर है, जिनकी वही लड़की जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वुमेन्स कॉलेज की प्रेसिडेंट है, 3 बजे रात को गाली देते हुए महिला कांस्टेबल ने कहा कि अब तू भी चल। उसके साथ जो है उनकी भाभी थी, जिनके पास 2 बच्चे थे, 1 साल का एक बच्चा था। उन्होंने कहा कि हम रात में कैसे जाएं, 2 बच्चे हैं। कहने तुझको चलना पड़ेगा, तेरी माँ गई है, तेरी बहन गई, तू भी चल। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि कानून मुझे इस बात का इजाजत देता है कि रात को पुलिस मुझको, मैं औरत हूं, मैं नहीं जा सकती। वो रेसिस्ट किया उसने। वो रेसिस्टेंस घर के अंदर भी हुआ, घर के बाहर भी हुआ। लेकिन जो एक व्यापार समाज
का समर्थन जो उस रेसिस्टेंस को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ये इलाहाबाद में पहली बार हुआ होगा, लेकिन ये बहुत दुख है। और उसके घर के पीछे मैं कानपुर के का उदाहरण देके कोई नजीर नहीं पेश करना चाहता हूं, लेकिन एक आदमी जो समाज को रिप्रेजेंट करता है उसकी बात में दम होता है, यह कानपुर के शहर काजी ने साबित कर दिया। और एक आदमी जिसकी आत्मा मर जाती है वो शहर के लिए के घरों को जमनदोज करने के लिए जिम्मेदार होता है, वो इलाहाबाद के सियासी पार्टियों के नेताओं ने साबित किया। और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हम लोगों की जो कल पिटीशन जाएगी, पहले हम कहेंगे कि आपने एक औरत को, उसके 4 बच्चों को यतीम कर दिया, उसको आसमान के नीचे खड़ा कर दिया बिना किसी सहारा के, तो सबसे पहले हाई कोर्ट के जज इस बात पे कंसीडर करें कि जब तक उसका घर नहीं बन जाता तब तक उनको सरकारी आवास दिया जाए और एडीए अपने एक्सपेंसेस पे उनका घर कंस्ट्रक्ट करे। हम लोगों का प्रयास है, ये न्यायपालिका है, न्यायपालिका से हम जब तक हम लोग की उम्मीद जिंदा रहेगी, हम लोग न्यायपालिका से उम्मीद करते रहेंगे। और कुछ अच्छे भले लोग जैसे हर जगह आते रहते हैं, जाते रहते हैं, यहाँ भी हमें उम्मीद रहेगी कि कुछ अच्छे जजेस कुछ अच्छा निर्णय दे के जाएंगे। अब मैं आखिरी सवाल की तरफ आता हूं आप लोगों से। कमल भाई आप ही शुरू करते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण इलाहाबाद है। इलाहाबाद में एक ऐसी घटना घटी है जो अभी तक पूरे प्रदेश में इनका जो बुलडोजर में भी वो उसी तरह का अपना रूप दिखाया है। क्या माना जाए कि इलाहाबाद में अगर इसको रोक दिया जाए, जावेद के मसले पर सरकार को डिफेंसिव कर दिया जाए, पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया जाए, आप जो बता रहे हैं कि उसमें सरकारी मकान दिलाने, उनका मकान बनवाने तक का अगर रास्ता साफ हो जाता है तो इस सरकार को हम लोग झुकने के लिए मजबूर कर सकते हैं? इस तरह कोई एक भविष्य, इस तरह कोई उम्मीद आप देख पा रहे हैं क्या? कमल भाई, चलिए वो सुन नहीं पा रहे हैं लगता। विकास नारायण राय जी, मैं आपसे पूछूं, जो जितनी चीजें अभी सामने आई हैं, याचिका गई है, एक कोशिश कोर्ट के जरिए हो रही है, कुछ चीजें जो है कह रहे हैं सड़क पर उतरने की तैयारी चल रही है, क्या इतनी चीजें काफी हैं या कुछ और क्या होना चाहिए जिससे कि जो पीड़ित है उसको न्याय मिले और वो जो है फिर से खड़ा हो सके एक नागरिक के तौर पर अपने सम्मान के साथ? देखिए, आज का स्टेटस क्या है? आज का स्टेटस ये है कि जो समुदाय प्रभावित हुआ है उसका पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है और पुलिस का कानून में कोई भरोसा नहीं है। तो जो ये तो एक सर्किल है ना, कि समुदाय का भरोसा पुलिस पे होना चाहिए था और पुलिस का भरोसा कानून में होना चाहिए था। अगर ये भरोसे कायम होते तीनों की, ये सर्किल बनता तो फिर बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन ये भरोसा है नहीं और मुझे नहीं लगता कि ये भरोसा जो है वापस आपको मिलने जा रहा है। इसमें तो बड़े सीधे सीधे शब्द हैं। अक्सर कहा जाता था पुलिस का वकार होना चाहिए, पुलिस का वकार नहीं, कानून का वकार होना चाहिए। हम कानून के शासन की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। और रूल ऑफ लॉ या लॉ एंड ऑर्डर जो है, जब मैं कहता हूँ गैप खत्म होना चाहिए, तो उसके 3 एस्पेक्ट्स बनते हैं। एक तो उसकी लेजिटिमेसी होनी चाहिए, मतलब वो जो करेगा वो कानून में काम करेगा, ये विश्वास समुदाय को होना चाहिए। दूसरा, ट्रस्ट होना चाहिए, यानी हमें विश्वास हो कि ये लोग ऑब्जेक्टिव लोग हैं और ये कानून की पालना करते हैं। और तीसरा, कोऑपरेशन होगा, तब लोग जो है उनसे कोऑपरेट करेंगे। ये तीनों ही एलिमेंट मिसिंग है। जैसे मैंने कहा कि समुदाय को पुलिस में विश्वास नहीं है, पुलिस को कानून में विश्वास नहीं है और कानून इसीलिए अपना काम कर नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये गैप जल्दी भरने जा रहा है। जो उम्मीद की किरण है वो के राय साहब की जो पिटीशन है वही किरण है। आपने देखा होगा कि आज पूरे हिंदुस्तान में एक राष्ट्रीय पार्टी ने कानून व्यवस्था गायब है, गायब है, गायब है, कानून व्यवस्था टूट रही है, सरकारें उसका दुरुपयोग कर रही हैं, इसको लेकर के एजिटेशन किया। लेकिन यही पार्टी जो है इसी एजिटेशन को इलाहाबाद में नहीं ले गई। जो के राय साहब कह रहे हैं बड़ी सही बात कह रहे हैं, वही इसी एजिटेशन को आप इलाहाबाद में क्यों नहीं ले जा सकते थे? तो कानून व्यवस्था, तो जो कानून व्यवस्था की जो बात है वो तो गलियों में सड़कों पे टूट रही है और आप उसको जो है राजधानी की सड़कों पे जो है डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। दोनों में गैप बहुत बड़ा है। मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। अगर कोई उम्मीद है तो इस हाईकोर्ट की पिटीशन से, बशर्ते हाईकोर्ट भी इंटरवीन करे और इफेक्टिवली इंटरवीन करे। देखिए, इस चर्चा को आप आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं जिस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए।
कि कानून में इस पिटीशन का क्या होगा या नहीं होगा ये तो अनिश्चित है, लेकिन ये तय बात है कि ये जो सरकारी मंसूबे हैं ये कोई जावेद के घर ढहाने पर रुकने वाले नहीं है, ये और आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमको इस चीज पर भी सोचना चाहिए कि देश के पैमाने पर हम कैसे कोई संप्रदाय विरोधी एक आंदोलन को खड़ा करने की मुहिम को तेज करें। मैं ये नहीं कहता कि कहने से तुरंत हो जाएगी, मैं ये भी नहीं कहता कि बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि ठीक ही बताया, नागरिक पॉलिटिकल पार्टीज बोल नहीं रही है, सोशल सोसाइटी टूटी फूटी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से शुरुआत करने का इस मुहिम के बारे में सोचना होगा। क्योंकि और तीसरी बात, हिंदुओं को खुल करके मुसलमानों के समर्थन में निकलना होगा। जिस मानसिकता में हम फंसे रहते हैं, अरे ये तो मुसलमानों का मामला है, हम इसके बारे में क्या बोले, ये तीन चीजें जो है हमको ये भी करनी चाहिए, जो उससे मुझे लगता है कि भविष्य में अन्य जावेद विरोधी कांड ना होगी है नहीं होगी मैं कहना मुश्किल है, लेकिन ये चीजें जरूरी है जिस पर कि हम लोगों को सोचना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया आपने रविंद्र जी। जगदीप जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा जावेद का मसला सिर्फ नहीं है, बुलडोजर तो पूरा एक प्रतीक बन गया है और उसी पर चुनाव जीता है योगी ने। क्या ऐसा किया जाए जिससे जो बुलडोजर का जो है कारवां है वो रुके और आम नागरिक का जीवन सुरक्षित और सम्मान से वो जी सके? ये कैसे किया जा सकता है सुनिश्चित? क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, समाज के सभी वर्गों को और सभी अंगों को और समाज के जो सभी प्रबुद्ध लोग हैं उनको सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा और एक एकाग्रता और एक एकता इस तरह के किसी भी प्रशासनिक जो अन्यायपूर्ण गतिविधि या कार्यवाही है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, और इसका विरोध किया जाना चाहिए। सरकारें लोगों के हित के लिए हैं, सरकारें समाज को बनाने के लिए हैं, सरकारें समाज में शांति बनाए रखने के लिए हैं। सरकार के कोई भी, अब इसमें किसने ये कैसे इस चीज के आदेश दिए हैं या इस घटना के या इस कार्य के आदेश दिए हैं, या कौन से ऐसे नौकरशाह हैं जो केवल अपने आप को बहुत वफादार दिखाने के चलते प्रशासन और सत्ता की नजर में वफादार होने का दम दिखाने के चलते इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, ये उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सी चीजें समाज के अलग अलग अंगों की हैं और उन अंगों को हमेशा से इकट्ठा होते रहा है और वो होते रहना चाहिए, और ये अन्यायपूर्ण ये कार्रवाइयां, इनका विरोध समाज में हर वर्ग के लोगों को साथ में एक धर्म को, जाति को, इन सब चीजों को भुला के एक नागरिक के तौर पे और इस देश के नागरिक के तौर पे इकट्ठे होके इस प्रकार की अनुचित कार्रवाई के लिए अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। बिल्कुल। आज अभी एक तस्वीर आई है और वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, अगर किसी ने ध्यान दिया हो, आप लोगों तक पहुंचा हो, तो राहुल गांधी आज जब ईडी के पास जा रहे थे तो उनके साथ कांग्रेस के नेता भी जा रहे थे, और जो सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और संगठन महासचिव हैं कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, उनको जैसे कोई आम कार्यकर्ता हो इस तरह से उठा के पटक करके और फिर ले जा करके पकड़ी है पुलिस। मतलब आज तक मैंने ऐसी कोई जो है ऐसा कोई दृश्य नहीं देखा था किसी सांसद के साथ होते हुए। मतलब वहां डिमोलिशन कर रही है, यहां इस तरह से सलूक कर रही है बड़े नेताओं के साथ। कल जो कोई आम नागरिक होगा, क्योंकि प्रोटेस्ट करना, विरोध प्रदर्शन करना हर एक नागरिक का अपना बुनियादी अधिकार है, वो सड़क पे उतर सकता है, उसके साथ जब पुलिस पेश आएगी तो उसका क्या तरीका होगा उसको समझा जा सकता है। विकास नारायण जी, आखिरी सवाल आपसे करते हुए मैं फिर खत्म करूंगा। ये जो पुलिस महकमे में जो बदलाव आया है, ये मतलब सामने पहले कोई आदमी होता तो उसकी जो गरिमा, उसका जो सम्मान है, उसकी जो हैसियत है, उसका ध्यान रखती थी पुलिस और उसके मुताबिक व्यवहार करती थी। अब तो लग रहा है जैसे किसी का सब गुर्गे हों किसी के और उनके इशारे पर काम कर रहे हों। ये किस तरफ ले जा रहा है पूरे इस तंत्र को और उसको चलाने वाले लोगों को? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी।
मैं ये कह रहा था कि जो पॉलिटिकल क्लास का एक डिटेरियोरेशन हुआ है पूरे नेशनल लेवल पे, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है और कुछ भी नहीं करता। देखिए, पुलिस जो है आज के दिन भी तमाम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के 2006 के जजमेंट के बाद भी, और तमाम जगह कुछ शो पीस की तरह उस जजमेंट को लागू करने के बाद भी, सही बात यह है कि वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के थम्स के नीचे दबी हुई एक संस्था है। और जैसे जैसे आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का डिटेरियोरेशन देखेंगे, वैसे वैसे आप पुलिस का भी डिटेरियोरेशन देखेंगे। आप ठीक कह रहे हैं कि पुलिस जो है पहले इस सब कम से कम क्लास की इज्जत करती थी। यानी अगर आप विधानसभा सांसद हैं, विधायक हैं, आप कोई एक सीनियर व्यक्ति हैं, आप मनी क्लास से आते हैं, आप जो है एक बेटर प्रोफेशन के से इन्वॉल्व है, मतलब आप एक सर्वसाधारण नहीं है, तो आपकी थोड़ी बहुत इज्जत जो है पुलिस वाला करता था। लेकिन अब जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, उसमें किसी की कोई इज्जत ही नहीं है। तो जब पॉलिटिकल क्लास एक दूसरे की इज्जत करना बंद कर गया, तो वही पुलिस के इसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन मैं इसका स्वागत करता हूँ। अगर जो विधायकों और सांसदों के साथ होना है, ये ऐसे ही होना चाहिए, ताकि इनको पता चले कि रोज जनता के साथ क्या हो रहा है। इलाहाबाद में जो हो रहा है उस पर क्यों नहीं गए आप लोग? आज पूरी अगर कांग्रेस पार्टी से पूछा जाए कि इलाहाबाद में जो कुछ हो रहा है, भाई आपको यहाँ पे ईडी के अपने डेमोन्स्ट्रेशन से कुछ मिलेगा, या आप वहां पे अपनी जड़ें जमाओगे दुनिया में जाकर के? जड़ें तो आपने खोई है और भुगत रही है जनता उसके लिए। तो ये इनके साथ अगर हो रहा है, तो कम से कम व्यक्तिगत रूप में मुझे कोई अफसोस नहीं। जी जी, बहुत सही आपने इशारा किया है कि जो आम जनता है वो उसके साथ जो सलूक कर रही है पुलिस तंत्र या जो सत्ता है, वो एक बड़ा सवाल बनता है। और जावेद मोहम्मद एक चेहरे के तौर पर, जावेद मोहम्मद अब कोई व्यक्ति नहीं है, एक प्रतीक बन गए हैं। और अगर सही मायने में सत्ता के खिलाफ और उसके दमन के खिलाफ लड़ना है, तो जावेद मोहम्मद को न्याय मिले और वो जो उनका घर फिर से बने और जो कंपेंसेशन है वो मिले, और जो भी पुलिस महकमा और प्रशासनिक अधिकारी उसमें शामिल था उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर हम इसको करवाने में सफल हो जाते हैं तो एक बड़ा जो है लक्ष्य हम हासिल करेंगे और कम से कम आम जनता के न्याय को सुनिश्चित करने का रास्ता खुलेगा। हम लोग इसी रूप में देखते हैं इस पूरे मसले को, और इसीलिए जनचौक ने इसको एक अभियान के तौर पर लिया है। और जस्टिस फॉर जावेद फैमिली, इस अभियान को हम लोग चला रहे हैं। दिन में एक शो किए थे, अभी इसी पर बातचीत किए, कल फिर इस पर हम बातचीत करेंगे और जरूरत पड़ी तो इसको नए एंगल से चीजों को आगे सामने ले आएंगे और इसको विभिन्न पक्षों से कैसे ले जाया जाए जनता के बीच, इसकी कोशिश करेंगे। आप लोग आए जनचौक इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया अपने मेहमानों का। और दर्शक भी देख रहे थे, लगातार बने हुए थे, सुन रहे थे, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर 7 बजे हम लोग इसी जगह पर इसी समय मिलेंगे और इसी मुद्दे पर अगर संभव हुआ फिर बात करेंगे। जब तक जावेद को न्याय नहीं मिल जाता ये सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।